बच्चों, आज हमारे साथ मान्या सचदेवा और वन ऑफ आवर टॉपर स्टूडेंट ऑफ CUT 2024 बैच के आज बैठे हैं। आज हम मान्या के साथ कुछ बातें डिस्कस करेंगे विद रिस्पेक्ट टू CUT 2025 के बच्चों के लिए। तो आज हम मान्या के साथ उनकी कुछ स्ट्रेटजीज को डिस्कस करेंगे कि वाइल प्रिपेयरिंग हरसेल्फ इन CUT एग्जामिनेशन उन्होंने क्या क्या स्ट्रेटजीज फॉलो करी, सो दैट उन स्ट्रेटजीज को क्या पता है बच्चों के लिए भी यूजफुल हो जाए। Okay, before starting this strategy, let's have some little introduction about our Manya Sachdeva. Hello everyone, I'm Manya Sachdeva and I'm pursuing Political Science Honours from Ambedkar University and मैंने CUET का फाउंडेशनल कोर्स किया था एंड विद निखिल सर एंड उनकी टीम के साथ। तो मान्या प्लीज आप एक बार बच्चों को अपना स्कोर भी प्लीज बता दीजिए, क्या स्कोर था आपका CUT के अंदर? तो मेरा स्कोर था 730 एंड मेरे दो सब्जेक्ट्स में पॉलिटिकल साइंस एंड साइकोलॉजी में फुल आए थे 200 आउट ऑफ 200। तो मान्या मेरे क्वेश्चन है आपसे, आपकी ऐसी क्या स्ट्रेटेजी थी जिसकी वजह से आप बाकी बच्चों थोड़ा हटके बढ़िया स्कोर लेके आ पाए और बच्चे बढ़िया जगह आप जा पाए? व्हाट वर योर स्ट्रेटेजीज? स्ट्रैटेजी मेरी यही थी कि मैं NCERT की बुक्स को हमेशा पढ़ती रहती थी। जितना भी टाइम मुझे घर से यहाँ पे आने में लगता था उस टाइम में मैं अपनी NCERT पढ़ती थी और सर की इंस्टीट्यूट में तो सर कराते ही थे, नोट्स देते थे, उस नोट्स को बार बार पढ़ना, NCERT के चैप्टर्स को बार बार पढ़ना, हर चीज़ को मैक्सिमम 2 to 3 टाइम्स बार बार पढ़ना, हर इमेज को लर्न करना, हर एक इन्फॉर्मेशन को लर्न करना एंड सर के मॉक टेस्ट से हेल्प लेना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को सॉल्व करना और जो मॉक टेस्ट में गलती आई है उसको ठीक करने के लिए सर से डिस्कशन करना और उस चीज़ों पे ही बार बार वर्कआउट करना एंड इन दी एंड जो गलती है उसको ठीक करने के लिए उसी मॉक टेस्ट को फिर से देना। तो वो मेरी स्ट्रैटेजी थी एंड इन द एंड अगर प्रिपरेशन पे आए तो प्रिपरेशन थी कि मैं हर एक चैप्टर को, हर एक चीज़ को धीरे धीरे करके करती थी, स्टेप बाय स्टेप, बिकॉज स्टेप बाय स्टेप से मैं एक बड़ी चीज़ को वो करती थी। दैट वाज मेरा फुल चैप्टर लर्न करना एंड मैं कोशिश करती थी कि मैं अब हर एक चैप्टर के बीच में अपने आप को 5 या 10 मिनट्स का ब्रेक दूँ और उस 5 और 10 मिनट्स के ब्रेक में मैं अपने आप को थोड़ा रिलैक्स करती थी, पानी पीती थी एंड वो ब्रेक मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट था एंड रात को पढ़ना, सुबह पढ़ना, दैट वाज वेरी हेल्पफुल फॉर मी। मान्या एक चीज समझने की कोशिश करते हैं, क्या लास्ट की 1 मंथ की क्या स्ट्रेटेजी थी आपकी? क्या सब चीजें सेम थी कि आपने कुछ अलग से किया था अपनी CUT की प्रिपरेशन के लिए? लास्ट 1 मंथ में एक स्लाइटली सा चेंज आया था। जो MCQ जो सर हमें दे रहे थे, क्लास चैप्टर वाइज टेस्ट, मॉक टेस्ट, वो फिर से रिव्यू करना शुरू कर दिए थे एंड वो बार बार देना शुरू कर दिए थे। जो पॉइंटर्स हमने बनाए थे वो फिर से लर्न करना शुरू कर दिए थे एंड जो मिस्टेक्स होती थी सर से बात करते थे एंड उसी के ऊपर बार बार उसी टेस्ट को फिर से देना, तो वो मिस्टेक्स में हेल्प करता था। एंड ये नहीं है कि टेंशन नहीं होती थी, लास्ट मंथ में बहुत टेंशन हुई है, बस उस टेंशन को रिलीव करने के लिए कोई एक्स्ट्रा एक्टिविटी कर लिया करती, जैसे सॉन्ग सुन लिया, कोई बुक रीड कर ली या फ्रेंड्स के साथ बात कर ली। तो दैट वाज माय मेन स्ट्रैटेजी। क्या पेरेंट्स से भी इसमें आप इंटरेक्ट करते हुए चलते थे? हाँ, टेंशन के टाइम पे, क्योंकि टेंशन के टाइम में एटलीस्ट पेरेंट्स के साथ होते ही है ना। हाँ, पेरेंट्स से भी इंटरेक्ट करती थी, उनके साथ कभी बाहर चली जाया करती थी या उनके साथ कभी बैठ के डिनर कर लेती थी, तो उनके साथ भी बात करती रहती, तो वो भी थोड़ा मेरा माइंड रिलैक्स करता था। मान्य मेरा आपसे क्वेश्चन है बच्चों के लिए कि रियली जो मॉक टेस्ट, जो प्रीवियस ईयर पेपर्स है और चैप्टर वाइज टेस्ट है, उनका क्या रोल रहा आपकी प्रिपरेशन के अंदर? क्या रियली वो यूजफुल है कि सिर्फ और सिर्फ हमें NCERT पे स्टिक रहना चाहिए कि उन्हीं को रीड किया या प्रैक्टिस करी? कुछ है प्लीज बताइए। उनका वो बहुत यूजफुल है, वो बहुत हेल्पफुल हैं। टू बी ऑनेस्ट, मॉक टेस्ट हमें ये दिखाते थे कि हम कहाँ लैग कर रहे हैं। अगर हम 50 में से 40 क्वेश्चंस करने हैं और अगर हमारे 40 क्वेश्चंस पूरे नहीं हो पा रहे तो वो टाइम लिमिट हमें दिखाता था, हमें किस क्वेश्चन पे कितना टाइम देना है और कैसे अपने आप को स्पीड में बकअप करना ताकि हमारे फुल क्वेश्चन हो पाए। एंड मॉक टेस्ट हमें ये हेल्प दिखाता था कि जब हम CUET के लिए एग्जामिनेशन के लिए जाएंगे तो वहाँ पे रियलिटी में एग्जाम्स कैसे होंगे। तो सर के जो चैप्टर वाइज टेस्ट होते थे, मॉक टेस्ट होते थे, वो बिल्कुल उसी पैटर्न पे बेस्ड होते थे जिस पैटर्न पे मैं CUET के एग्जाम्स देकर आई थी। तो वो मॉक टेस्ट मेरे लिए इतने हेल्पफुल थे ताकि वो मेरे को दिखाते थे कि मैं कहाँ लैग कर रही हूँ, मुझे कहाँ अपने आप को बैकअप करने की जरूरत है। मान्य मेरा आपसे एक और क्वेश्चन है बच्चों के लिए। देखो हम जानते हैं CUT में आपके 3 सेक्शन है, सेक्शन 1 लैंग्वेज, सेक्शन 2 डोमेन एंड सेक्शन 3 जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट। जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट एक बच्चों के लिए बिल्कुल न्यू थिंग है। उस जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट में आपका क्वांट्स भी है, लॉजिकल रीजनिंग भी है, जीके और करंट अफेयर्स भी है। और जीके और करंट अफेयर्स ऐसा पार्ट है जो बहुत वास्ट है। तो करंट अफेयर्स में हमने लगभग देखा है लास्ट 6 मंथ्स प्लस कहीं ना कहीं क्वेश्चन मिले हैं और क्वेश्चन ऐसे लगभग थे कि जो कहीं ना कहीं बच्चा
कहे कि ये क्वेश्चन कहां से आ गए। तो उस करंट अफेयर्स के टॉपिक को करने के लिए आपकी क्या स्ट्रेटेजी होती थी, आप कैसे पढ़ते थे, कहां से पढ़ते थे, और एग्जैक्टली आपने उसको कैसे डील किया? करंट अफेयर्स के लिए बेसिकली सर हमें नोट्स प्रोवाइड करते थे, हमें हर मंथ के करंट अफेयर्स मिलते थे। हमें सर ने एक एडवाइस दिया था कि हमें न्यूज़पेपर पढ़ना स्टार्ट करना चाहिए। अगर हर दिन नहीं पढ़ पा रहे हैं तो कम से कम एक न्यूज़पेपर को मोस्टली 2 दिन में या 3 दिन में खत्म करें, ताकि हमें उस न्यूज़पेपर को पढ़ने की आदत पड़े। उसी के साथ साथ हमें जो सर के नोट्स मिलते थे करंट अफेयर्स पे, लॉजिकल रीजनिंग पे, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के और बाकी सब पे, वो बहुत हेल्पफुल होते थे, क्योंकि वो चीज़ हमारी मोस्टली 100 में से 90% चीज़ें कवर अप कर दिया करते थे। और वो इतने हेल्पफुल होते थे कि बस हमें उसको रीड करने की जरूरत होती थी एंड वो हमारा आधा काम कर दिया करते थे। मैंने एक चीज और पूछ जाऊंगा आपसे मैं करंट अफेयर्स के रिस्पेक्ट में, क्योंकि हम लोग खुद देख रहे हैं कि करंट अफेयर्स में से गुड नंबर ऑफ क्वेश्चंस आ रहे हैं। अगर मैं लास्ट ईयर का पेपर एनालिसिस करूं तो अप्रोक्सीमेट 10 to 15 क्वेश्चन हमारे करंट अफेयर्स पार्ट में से थे, और जो कि ना कि आपका जीके का पार्ट भी लिंक कर रहा है। तो करंट अफेयर्स को रीड करना ही सही है कि या फिर आपको उसके कुछ नोट्स बनाने चाहिए? आप क्या नोट्स बनाते थे या फिर आप सिर्फ रीड करते थे, मैगजीन्स पढ़ते थे? मैं थोड़ा प्लीज बच्चों को बताओ, सो दैट बच्चे जो इस पर पेपर दे रहे हैं वो भी स्ट्रेटेजी को समझे, और जिन्होंने अगले साल देना है वो भी उस पर कहीं ना कहीं वर्क कर पाए। तो करंट अफेयर्स के लिए और जीके के लिए मैं एक चीज करती थी जो शायद हर कोई कर सकता है। सर हमें जब जीके में कुछ लिखवाते थे कि वाइस प्रेसिडेंट कौन है, फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट कौन था, कैसे था, तो मैं उसको अपनी नोटबुक के फर्स्ट पेज पे लिख लिया करती थी। व्हेनेवर आई यूज्ड टू ओपन माय रजिस्टर, तो वो फर्स्ट पेज हमेशा मेरे सामने होता था। तो वो फर्स्ट पेज मेरे को बहुत हेल्प करता था, बिकॉज उसमें मैंने मोटी मोटी अपने पॉइंटर्स लिखे हुए थे जो मुझे लगता था कि बहुत इंपॉर्टेंट है, सीयूईटी के लिए नहीं बट ऑलमोस्ट मेरी नॉलेज के लिए, बिकॉज करंट अफेयर एंड जीके बहुत इंपॉर्टेंट होता है हम सबके लिए। तो जीके या करंट अफेयर्स में उसको ऐसे कर लिया करती थी। एंड रही बात रीडिंग की, तो करंट अफेयर्स रीड करते करते वो अपने आप के दिमाग में बैठने लग जाते थे। बट दी ओनली थिंग वाज कि जिस दिन हमको करंट अफेयर्स कराए जा रहे हैं, हमें उसी दिन अगर जाके कर लेंगे तो वो बहुत हेल्पफुल है। तो क्या मगिंग अप रिक्वायरमेंट है इस पूरे एग्जामिनेशन के अंदर विद सच ए ह्यूज सिलेबस? मगिंग अप से कुछ नहीं होगा, मगिंग अप से सिर्फ और सिर्फ प्रेशर आएगा और आप चीजें भूलने लग जाओगे। एक चीज के बाद दूसरी चीज मगअप करोगे तो पहली चीज भूल जाओगे। तो द ओनली थिंग दैट यू कैन डू इज टू रीड। आप जितना रीड करोगे उतना आपकी चीजें बैठती चली जाएंगी। कुछ समझ नहीं आया तो सर से पूछो, ही इज ऑलवेज देयर, उनकी टीम हमेशा है। एंड जो मुझे सबसे अच्छी चीज लगती थी सर के, दैट वाज वो हमें चैप्टर को लाइन बाय लाइन पढ़ाते थे। बॉक्स के नीचे जो इन्फॉर्मेशन है उसको पढ़ाना, टेबल्स के अंदर इन्फॉर्मेशन को पढ़वाना, हर चीज पढ़ते पढ़ते ही हमें हर चीज लर्न होने लग गई थी अपने आप। तो हमें लर्न करने की कभी जरूरत ही नहीं पड़ी, वो अपने आप ही हो गई। तो मगअप इज नॉट द ऑप्शन। गुड वन। अच्छा, मानिए एक चीज और, इंग्लिश की बात हम करते हैं। सर इंग्लिश हमें एक इजी सब्जेक्ट लगता है, लैंग्वेज बेसिकली, और इंग्लिश तो हम बचपन से करते चल रहे हैं। बट सबसे ज्यादा देखा गया कि बच्चों का स्कोर कहीं ना कहीं इंग्लिश में बिगड़ा। तो उसको आपने करने के लिए क्या किया और एग्जैक्टली और आपका क्या एक्सपीरियंस था विद रिस्पेक्ट टू इंग्लिश लैंग्वेज, प्लीज? तो इंग्लिश लैंग्वेज में बेसिकली हमारे पास आते थे जो सिलेबस भी था। हमने सिलेबस एक्चुअली वो था जो हम बहुत टाइम से छोड़ चुके हैं, टेंसेस, आर्टिकल्स, एडजेक्टिव्स। तो ये चीज़ें बहुत पुरानी हो गई थी, तो हमें कभी आती नहीं थी। तो इसका सिर्फ एक यही तरीका था कि हमें जो सर ने हमें बुक्स प्रोवाइड करी थी इंग्लिश के लिए, और जो टीचर्स थे जो हमें नोट्स देते थे, हम उसी को वो करते थे। हमें एक्स्ट्रा बुक्स बताते थे, हम एक्स्ट्रा एक्सरसाइजेस करते थे, और हमें सर हम उसी के ऊपर हम सर हमसे मॉक टेस्ट भी लेते थे। एंड उसी मॉक टेस्ट में फिर जो गलतियां आती थी हम सर से बात करते थे, एंड हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स भी सॉल्व करते थे। एंड बेसिकली चीज़ यही था, कंटेंट सही था, सेम था हर जगह, बस हमारी प्रिपरेशन में एक एडवांस लेवल आया जा रहा था। हम हर चीज़ को करते थे, फिर समझते थे और फिर एक और बार करते थे। तो दैट वाज हेल्पफुल। ग्रेट। मान्य, आई रिमेंबर वन थिंग कि जैसे जो दिल्ली वाले बच्चे थे उनका एग्जामिनेशन आई थिंक 15 मई को होना था, बट ड्यू टू XYZ रीजन वो आपका पेपर 29 को शिफ्ट हो गया था, एंड वी वर टोटली डिप्रेस। मतलब ये लग रहा था ये क्या हो गया, हमारा पेपर भी हो जाता। बट आई रिमेंबर वन थिंग कि जब हमने जो ऑल ओवर इंडिया पेपर हुआ उसको हमने किया, तो हमें कुछ इश्यूज हमने फेस किए थे। वो क्या इश्यूज थे और आपका क्या एक्सपीरियंस था, प्लीज बच्चों से शेयर करो, सो दैट बच्चे उन सब चीजों के लिए मेंटली प्रिपेयर रहे, प्लीज। तो इशू सबसे बड़ा फेस ये किया था कि हमने हमारे एग्जाम हाथ में जब पेपर आया एंड हमें OMR, हमें वही बिल्कुल सेम हमें सर ने दिया, OMR दिया, सबको अलग अलग बिठाया रूम्स में ताकि हम डिस्ट्रैक्ट ना हो।
और उसी वही सेट ऑफ पेपर दिया एंड उतना ही टाइम दिया और उसके जस्ट 1 मिनट ज़्यादा नहीं 1 मिनट कम नहीं, उतना ही टाइम था, उतने ही क्वेश्चन थे। बस फर्क बस इतना था क्योंकि हमने कभी मॉक टेस्ट को इतना सीरियसली नहीं लिया था, बाकी बच्चों ने भी, तो हम एक जगह लैक कर रहे थे, दैट वाज हम क्वेश्चन अपने कंप्लीट नहीं कर पा रहे थे। अगर हमें 40 क्वेश्चंस करने हैं तो हम 30 पे आकर रुक रहे हैं, 25 पे आकर रुक रहे हैं, जिसकी वजह से जो स्कोर है 700 प्लस आना चाहिए वो 500 से नीचे आ रहा है। तो वो बहुत ज़्यादा डिप्रेसिंग हो जाता था क्योंकि हम अपने एग्जाम ही कंप्लीट नहीं कर पा रहे थे। तो उस चीज़ को हमने फिर ठीक करने के लिए हमने टीचर्स से बात करी, हमने वही एग्जाम को कम से कम 3 से 4 बार ही दिया। एक बार हमने 30 मार्क का हिट किया, फिर हमने फाइनली 40 मार्क हिट किया, जिसके बाद हम अपना एग्जाम कंप्लीट कर पा रहे थे। तो वो क्वेश्चंस कंप्लीट ना होना बहुत ज़्यादा एक चैलेंजिंग टास्क था, जिसको हमने सर के थ्रू काम करवाया। मतलब मान सकते हैं कि मॉक टेस्ट जो हम बच्चे देने से भागते हैं वो ज्यादा देना चाहिए। देना चाहिए। क्या आप रिकमेंड करोगे बच्चों को कि प्रीवियस ईयर पेपर्स जरूर देखते हुए चले? यस, देखने चाहिए। मैं तो कहती हूँ कि ऑलमोस्ट 3 या 2 इयर्स बैक के क्वेश्चन पेपर तो देखने चाहिए, उसी से समझ में आएगा कि क्या कंटेंट आ रहा है, कैसे एग्जाम आएगा और कौन से टाइप के क्वेश्चंस रिपीट हो सकते हैं या होंगे, उसी से समझ में आएगा हम कहाँ लैक कर रहे हैं और कहाँ नहीं। मान्या, आप रेगुलर अपने सीयूटी पेपर्स के टाइम पे, मतलब जब लास्ट के 20 डेज रह जाते थे, आप लगभग कितना टाइम स्पेंड करते थे अपनी बुक्स के साथ? मैं अगर सुबह अगर मैं इंस्टीट्यूट में ऑलमोस्ट 6 या 7 आवर्स दे रही हूँ, तो हमें अगर बीच का 1 आवर ब्रेक मिलता था या हाफ आवर ब्रेक मिलता था, हम उसमें भी कोशिश करते थे कि हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लें, अगर समझ नहीं आया तो सर से बैठ के बात कर लें। घर जाने के बाद माई ओनली स्ट्रैटेजी वॉज 1 घंटा या मैक्सिमम 1.5 आवर थोड़ा सा ब्रेक लेके अपने आप को रिलैक्स करके खाना खा के मैं आई यूज्ड टू स्टडी एंड मैं कोशिश करती मैं रात के 2 बजे तक पढ़ लूँ, बिकॉज मेरे हिसाब से व्हेन आई यूज्ड टू स्टडी एट नाइट तो वो मेरे दिमाग में बैठ जाती थी चीज़ें। आई वॉज अ नाइट, मैं रात को पढ़ती थी। बहुत बच्चे जो हैं वो सुबह पढ़ सकते हैं, तो सुबह स्ट्रैटेजी ये है कि अगर आप क्लास में आ रहे हैं 8 बजे, तब सुबह 6 बजे उठ के 5 बजे उठ के पढ़ लो एंड 1 घंटा देना 2 घंटा देना इज इनफ, इज वेरी इनफ पूरे दिन में, और वो आपको बहुत हेल्प करेगा। इट्स जस्ट दैट कि अगर आप 2 घंटा दे रहे हो वो आपको परफेक्टली देना है विदाउट एनी डिस्ट्रैक्शन। क्या सेल्फ स्टडी और सेल्फ इवेल्यूशन इम्पोर्टेंट है? बहुत इंपॉर्टेंट है, सेल्फ स्टडी बहुत इंपॉर्टेंट है एंड अगर हम बात करें सेल्फ इवैल्यूएशन की तो वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज जब मेरे आंसर्स गलत होते थे और मैं फिर से उस मॉक टेस्ट को रिव्यू करती थी, तो उसी मॉक टेस्ट में सही आंसर्स भी होते थे और गलत आंसर्स भी होते थे। तो उसी ऑप्शंस को बिना देखे मैंने बहुत बार कोशिश करी है आंसर देने की, ये देखने की कि मैं कहाँ स्टैंड करती हूँ, तो वो बहुत हेल्प करता था। कहीं ना कहीं हम ये मान सकते हैं कि जो मॉक टेस्ट में गलतियां हुई, अगर हम लोग गलतियों को फिर से एक बार रिव्यू कर लें तो हमारी नेक्स्ट टाइम वो गलती होने के चांस कहीं ना कहीं कम हो जाएंगे। उसी से कहीं ना कहीं हमारी टॉपिक वाइज रिवीजन कहीं ना कहीं हमारी हो सकती है। मानिए मेरा एक क्वेश्चन आपसे और है, जो हमारे डोमेन सब्जेक्ट्स हैं, बच्चों को 3 डोमेन्स, तो 3 डोमेन्स को लेके चलने ही चलने हैं, तो डोमेन्स को भी एक प्रेशर बना होता है। एक बार हमें लगता है कि सीबीएसई में पढ़ा हुआ है, फिर सेकंड चीज लगती है कि सीयूटी का थोड़ा अलग पैटर्न है क्योंकि टोटल एमसीक्यू है और सारा पेपर ऑनलाइन है। तो दोनों को अगर माइंड रखते हुए चले तो सीयूटी में कितना हमें टाइम और स्पेंड करना है विद रिस्पेक्ट टू सीबीएसई? सीबीएसई और सीयूईटी में एक्चुअली टू बी ऑनेस्ट जमीन आसमान का फर्क है। सीबीएसई इज फुल्ली आपका 5 मार्कर्स आंसर, 4 मार्कर आंसर एंड सीयूईटी इज फुल्ली ऑब्जेक्टिव। वहाँ पे सिर्फ एक आंसर सही है। इट इज नॉट लाइक सीबीएसई कि अगर आपने अटेम्प्ट किया तो आपको 5 में से कम 1 या 2 नंबर मिल जाएगा। वहाँ पे या तो आ रहा है या पा रहा है, इट्स ईदर राइट और इट्स ईदर रॉन्ग। तो सीयूईटी वाज अ मेजर सेटबैक, वाज अ मेजर डिफिकल्ट टास्क फॉर मी, क्योंकि सीबीएसई में हमें पूरे 12 ईयर्स 10 ईयर्स वही आता था 5 मार्कर्स 4 मार्कर्स लिखने की। सीयूईटी में इट वाज कि वी जस्ट हैव 1 मिनट एंड आपको 40 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने ही करने हैं और उसका सिर्फ एक सही आंसर है। तो उसके लिए मेजर स्ट्रैटेजी यही थी कि मैं जितनी बुक्स पढ़ सकती हूँ मैं उतनी, और जितनी बार पढ़ सकती हूँ उतनी बार पढ़ूँ। कोई और बहुत बार मुझे ऐसा लगता था कि ये इन्फॉर्मेशन बहुत यूजलेस है, ये नहीं आएगी, बट टू माय शॉक वही क्वेश्चन आते थे एग्जाम में। और बहुत बार, और मैंने बहुत अपने फ्रेंड से भी सुना था कि हमें चैप्टर नहीं करके गए क्योंकि वो यूजलेस था और उसी में से मोस्टली 10-15 क्वेश्चन बन गए और वो गलत हो गए, तो वहाँ पे एक स्कोर नीचे आ जाता है। तो स्ट्रैटेजी यही है, सारे चैप्टर्स करके चलो। एक अपर हैंड ये होगा कि आपको वो भी पता होगा जो दूसरे बच्चे को नहीं पता होगा,
तो वो आपको एक मार्क में बिठाएगा जो वो नहीं होगा। मान्य, जब तुम पूरा दिन पढ़ते रहते थे तो ये तो आउट हो जाता होगा, है ना? तो फिर कैसे हैंडल करते थे, क्या चीज रहती थी, कैसे बैलेंस करते थे माइंड को? और कई बार ऐसे भी होता होगा, बिल्कुल लगता है कि छोड़ दो, मुझसे नहीं होगा, देन व्हाट? देन यही हो सकता है कि आप अपने आप को एक्स्ट्रा टाइम दे सकते हो। आपको ये लग करके चलना है कि इफ यू गिविंग योरसेल्फ अ ब्रेक। मैं अपने आप को 10-15 मिनट्स का ब्रेक देती थी। बहुत लोग 1 आवर या हाफ आवर का ब्रेक भी देते हैं, बट कोशिश ये करनी है कि हाफ आवर के ब्रेक के बाद या 1 आवर के ब्रेक के बाद आप उस ब्रेक को एक्सटेंड ना करो, क्योंकि कभी कभी होता है ना, फोन अगर हाथ में आ गया तो फिर वो 1 घंटा से 2 घंटा चल गया। तो मेरे लिए टू बी ऑनेस्ट माइंड को रिलैक्स करने के लिए फ्रेंड्स थे। मैं जो बुक्स पढ़ती थी मैं वो कर लिया करती, या कोई एक्स्ट्रा एक्टिविटी हो गई जैसे ड्राइंग हो गया, सॉन्ग्स सुनना, या टेक अ नैप, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और टाइम पे खाना, टाइम पे सोना, एंड टाइम पे हर चीज करना, दैट वाज वेरी हेल्पफुल। तो मान्य, आप जैसे कि अभी आप कॉलेज में हो, तो थोड़ा सा प्लीज बच्चों को कॉलेज लाइफ के बारे में बता दो, पता लग जाए एग्जैक्टली कि यार इतना बड़ा पेपर देने के बाद कहाँ जाना है, कैसे जाना है, और वहाँ क्या क्या होगा। तो कॉलेज लाइफ इज फुल ऑफ फन एंड एक्स्ट्रावेगेंजा। बहुत मजा आएगा कॉलेज लाइफ में। यू विल मीट अ लॉट ऑफ पीपल, बहुत नए सोसाइटीज मिलेंगी, इवेंट्स होंगे, एंड टू बी ऑनेस्ट कॉलेज आपकी पर्सनालिटी बिल्डिंग में भी बहुत हेल्प करता है। व्हेन यू स्टेप आउट, एक नया इन्वायरमेंट मिलेगा, आपके आसपास भी आपसे ऊपर टॉपर्स बैठे होंगे, आपसे नीचे वाले होंगे, तो आपको सबके साथ जब मिलके एक टीम ऑर्गेनाइज करनी होगी, सबके साथ चलना पड़ेगा, वो आपकी डिसीजन मेकिंग पे, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स पे बहुत इफेक्ट करेगा। तो कॉलेज लाइफ इज वेरी फन, बहुत अच्छी है। एंड टू बी ऑनेस्ट सीयूईटी में अच्छे नंबर लाना, देन अच्छे कॉलेज में बैठना, इट एफर्ट्स डू मैटर, तो इट रियली पेज ऑफ अच्छे कॉलेज में बैठ के फन करना। कॉलेज में कोई स्कूल यूनिफॉर्म तो नहीं होती? नहीं नहीं परेड तो नहीं होती? नहीं नहीं, अपने आप से जाओ, जब जाना है जाओ, जितना फन करना करो। इट्स ऑल अबाउट योर फन, इट्स ऑल अबाउट आपकी पर्सनैलिटी बिल्डिंग, आप कैसे अपने आप को देखते हो और आप अपने बारे में कितनी और चीजें सीखते हो। क्योंकि स्कूल इज अ वेरी रिस्ट्रिक्टेड एनवायरनमेंट, कॉलेज एक बिल्कुल नई दुनिया है जहाँ से आपको इतने लोग मिलेंगे जितना शायद कभी मिले नहीं होंगे। अटेंडेंस का चक्कर होता है? हाँ होता है। मेरे 75% अटेंडेंस पॉलिसी है, एंड मैंने बहुत बच्चों को देखा बैक लेकर मेरे ही सेम सेमेस्टर में बैठे हुए, तो 75% तो लेनी ही है अटेंडेंस। तो उसके हिसाब से फन भी रखो, बट अटेंडेंस तो लेनी ही है। तो मान्य, आप थैंक यू फॉर दीज थिंग्स, मगर बच्चों को फटाफट एक थोड़ा सा आपकी तरफ से एक मोटिवेशन की रिक्वायरमेंट जरूर है, क्योंकि जो आप मोटिवेट करोगे, हम मोटिवेट करेंगे, थोड़ा सा फर्क है। आप अपनी ट्रूथनेस के साथ कहना कि बच्चों को कर पाओगे, तो प्लीज थोड़ा सा। तो सीयूईटी जब आने वाला था, जब 20 डेज बचे थे, तो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो गया था कि सीट्स बहुत कम है, कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, कैसे मिलेगा सीट एंड ऑल दैट। हमने भी सोचा था ड्रॉप ले लेते हैं, एक और बार सीयूईटी दे देंगे, बट ट्रस्ट मी, इट्स नॉट वर्थ इट। एक यही सोल्यूशन है, लगे रहो, हार्डवर्क करते जाओ करते जाओ करते जाओ, बिकॉज हार्डवर्क इवेंचुअली ज़रूर आपको एक आता है, इट ऑलवेज पेज ऑफ। ऐसा नहीं है कि आपने हार्डवर्क किया आपको कुछ नहीं मिला। हार्डवर्क जितना करोगे, जितना सर के साथ लगे रहोगे, उनकी हेल्प करोगे, खुद की हेल्प करोगे, उतना एक अपर हैंड लेके एक आगे बढ़ोगे, और उतना 99 से लेके एक हट के एक अलग अच्छे से नंबर लेकर आओगे। बच्चों, मैं अपनी तरफ से थोड़ी सी बात बोलना चाहूंगा। देखो, इस वक्त एक ही पॉइंट पे लेके काम करना है, करो या मरो, डू और डाई, जो गांधी जी का डायलॉग था, उसी को माइंड में रखते चलो। देखो बेटा, अभी आपके पास हार्डली 20 डेज अप्रोक्सीमेट लेफ्ट, तो 20 दिन के अंदर इतनी ही मेहनत करो जितनी आप 6 महीने मेहनत करते हो, सो डेट आपका रिजल्ट आ जाए। वो रिजल्ट आ जाएगा क्योंकि आप उस चीज को चाहते हो करना, तभी आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा। तो फुल डेडिकेशन के साथ, फुल नॉलेज के साथ, फुल पैशन के साथ तैयारी करो, चीजें हो जाएंगी। इस वक्त कोई नेगेटिव मत सोचना, ये ड्रॉप एंड बाकी सब चीजें नहीं सोचना, क्योंकि मैं सुनता हूँ लगभग ये बच्चे सोचते नहीं हुआ तो उस समय क्या करूंगा। अरे नहीं हुआ तो बाद में सोचेंगे, अभी तो सोचो करना है, तो करके दिखाना है, और करके दिखाओगे तो हो जाएगा।